स्टार्ट हो गए? चलो ठीक। ओके, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप जेट दे रहे हो, ICR या BHU, या फिर चाहे सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आपके AAO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख रहे हो, याद रखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बिना किसी ज्ञान के, बिना सही कॉन्सेप्ट के अधूरी होती है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जब तक आपको चीज़ों का सही ज्ञान नहीं है, एग्जामिनर जो है वो आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। और हमें वही चीज़ जो है उससे बचानी है। हमें हमारे जो ज्ञान अर्जित किया है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उन टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से उनको समझना है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई बात नहीं, कितना भी पहाड़ क्वेश्चन हमको दे दे, हमको बड़ी आसानी से उस पहाड़ को तोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। नाम है हमारे टॉपिक का बायो फर्टिलाइजर या फिर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैव उर्वरक कहते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे साथ पूरी तरह से जुड़िएगा। जो क्वेश्चन मैं पूछूं, जो चीज आपको आती है, उसे आंसर करने की जरूर कोशिश करिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर कोई गलती होती है, कोई वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारा डाउट है और उस डाउट को क्लियर करना मेरा फर्ज और आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि एग्जाम में डाउट जो है वो हमारी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक की। तो इसके अंदर हमारे पास दो शब्द हैं। ओके, इन दोनों शब्दों को आप जानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों शब्दों को क्या किया है, मिला दिया है। क्या किया है बेटा? मिला दिया है। ओके, बायो का मतलब जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है जैव, या फिर अगर हम समझे तो मतलब क्या है, सीधा जीवित या लिविंग। तो बायो का मतलब क्या हुआ बेटा? जीवित या लिविंग हुआ। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, जीवित है, जिसके अंदर क्या है, जान है। ओके, और फर्टिलाइजर की बात करें तो बेटा आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक ऐसा अकार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण हम कहां पर करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी उद्योग में करते हैं। और उसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, हमारे जो पौधे हैं उनको क्या देते हैं हम? बोलो बोलो, क्या देते हैं? पोषक तत्व देते हैं। क्या देते हैं? पोषक तत्व। फर्टिलाइजर का टॉपिक भी हम लाइव क्लास के अंदर, लेकिन तब तक के लिए ये चीज जो है वो समझ लीजिएगा कि फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, एक ऐसा पदार्थ जिसे हमें क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बेटा? पोषक तत्व। और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अकार्बनिक होते हैं। और इनका निर्माण कहां पर किया जाता है? किसी उद्योग में किया जाता है। किसान अपने खेत पर इसका निर्माण नहीं कर सकता। ओके, तो अगर हम देखते हैं हमारे जैव उर्वरक का मतलब क्या है, तो हमें एक छोटी सी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, उसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो अकार्बनिक पदार्थ जो हम लिख रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए, हमारे उर्वरक के लिए, उसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। हमारे जो जैव उर्वरक होते हैं, जो जीवित चीज है, वो जीवित हमेशा कैसी होती है? कार्बनिक होती है बेटा। कैसी होती है? कार्बनिक। तो हम कह सकते हैं हमारे जैव उर्वरक क्या है? ऐसे जीवित और कार्बनिक पदार्थ है जिसके द्वारा हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, उसमें हम क्या देते हैं? पोषक तत्व देने का कार्य करते हैं। आ गया समझ में? सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप चाहें कि नहीं सर हम क्या करें, हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, जैव उर्वरक की डेफिनेशन हमें बता दीजिए। तो जैव उर्वरक की डेफिनेशन क्या है बेटा? कि कोई भी सूक्ष्म जीव, कैसा जीव लेंगे हम बेटा? सूक्ष्म जीव लेंगे। कैसा जीव लेंगे? सूक्ष्म जीव जो फसलों में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता रखता हो। क्या रखता हो बेटा? पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता रखता हो। और उसके साथ जरूरी क्या चीज है
कि वो कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। ओके, हम बात करते हैं हमारे मैन्योर्स की, हमारे उर्वरक की, या हमारे जो फर्टिलाइजर हैं, जो हमारे उर्वरक है उनकी। तो हम जानते हैं अच्छे से कि अगर आप गोबर की खाद बनाते हैं तो गोबर की खाद कहाँ से मिलती है बेटा आपको? पशुओं से मिलती है ना। तो पशुओं से मिलने वाली जो खाद है उसको भी हम बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं क्या? सोच के बताओ। बिल्कुल। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे खाद है उनको हम जैव उर्वरक कह सकते हैं। लेकिन हमने अभी बात करी कि हमें सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है कि वो कैसा होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। क्या गोबर जीवित है? क्या नहीं है। क्या खाद जीवित है? क्या नहीं है। तो ऐसी चीजें जो जीवित हमारे जीवों से मिल रही है लेकिन अजीवित है उसे हम कभी भी बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक नहीं कहेंगे। आगे बात समझ में? पहली चीज। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है? सूक्ष्म जीव। क्या ध्यान रखना है बेटा? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? शायद मुझे लगता है कि आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो जल्दी से बताइए, सूक्ष्म जीवों के अंदर कौन आएगा? अरे बोलो। एक तो जीवाणु आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैक्टीरिया। क्या इसको देखा जा सकता है? नहीं देख सकते। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, क्या आएगी? कवक आ सकती है जिसको हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं या फंगस कहते हैं। ओके, इसको आप जानते हैं। क्या इसको भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में हो, क्या एक छोटी सी कोशिका जो कवक की है उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसके अलावा हम बात करें, एक हमारे पास इसके अंदर आती है बेटा एक्टिनोमाइसीट्स। क्या आती है बेटा? एक्टिनोमाइसीट्स। क्या इसको देखा जा सकता है क्या? अरे नहीं देखा जा सकता, लेकिन महसूस कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो जेट ने पूछा हुआ है बेटा, आईसीआर ने पूछा हुआ है। याद रखना, जब भी बारिश होती है, क्या होती है? बारिश। तो बारिश के समय पर हम जानते हैं कि हमारी जो मृदा है उस मृदा से हमें बड़ी सोंधी सोंधी अच्छी सी खुशबू आती है। आती है नहीं आती है? तो बारिश के समय पर जो खुशबू आती है, जो हमें अच्छी सी खुशबू फील होती है, वो किसके कारण आती है बेटा? एक्टिनोमाइसीट्स के कारण आती है। किसके कारण? एक्टिनोमाइसीट्स। ओके, ये चीज शायद सबको पता है, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है इसकी वजह से हमारे जो पादप है या हमारी जो फसलें हैं उन फसलों के अंदर क्या आती है बेटा? रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। क्या आती है बेटा? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और यही कारण है कि जब हम बात करते हैं एक तो FIM या गोबर की खाद की, और एक बात करते हैं किसकी? वर्मी कंपोस्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? वर्मी कंपोस्ट। दूसरा इसका मतलब क्या है? केचुए की खाद। किसकी खाद? केचुए की खाद। तो जब हम केचुए की खाद और गोबर की खाद की बात करते हैं तो इन दोनों में से ज्यादा एक्टिनोमाइसीट्स किसके अंदर होता है? किसमें होगा बेटा? सोच के बताओ। केचुए की खाद के अंदर ज्यादा एक्टिनोमाइसीट्स होता है, लगभग 8 गुना होता है। कितना होता है बेटा? 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे पौधों के लिए कि कौन सी खाद ज्यादा अच्छी है तो हम गोबर की खाद की बात नहीं करेंगे। कौन सी अच्छी बेटा? केचुए की खाद अच्छी होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं उन पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान होती है। ओके, समझ में आ गई ये चीज? चलिए, तो हमने यहाँ पर बात करी है हमारे दो मुख्य सूक्ष्म जीवों की। एक तो है बैक्टीरिया और एक है फंजाई। इसे हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो हम यह सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। ओके, अब बात आती है कि सर सूक्ष्म जीव ही क्यों लेंगे, हम दूसरे जीव क्यों नहीं ले सकते? तो बेटा एक बात बताओ, गाय से हमें गोबर मिल रहा है तो क्या हमारी गाय जो है, हमारे जो पशु हैं, क्या वो हमारे बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक हो सकते हैं क्या? अरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो है तो जीवित लेकिन वो पोषक तत्व सीधा हमें प्रदान नहीं कर रहे हैं। ये चीज आती है समझ में, है ना? तो हमारे सूक्ष्म जीव होना जरूरी है और दूसरी चीज क्या है, वो जीवित होना जरूरी है। ये दोनों चीजें जब कंडीशन पूरी होती है तो ऐसी जो चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जैव उर्वरक। आगे बात समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? अब डेफिनेशन तो आ गई समझ में, है ना? चलिए,
अब बात करते हैं कि ये जैव उर्वरक की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, या हम जैव उर्वरक का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई कारण तो होना चाहिए, है ना। तो जैव उर्वरक उपयोग करने की नौबत क्यों आ रही है, कोई बता सकता है क्या? जरा सोच के बताएं, जैव उर्वरक क्यों उपयोग कर रहे हैं बेटा? क्योंकि जब हम क्या उपयोग कर रहे थे, केवल उर्वरक उपयोग कर रहे थे, तो ये कैसे थे, अकार्बनिक। कैसे थे बेटा? अकार्बनिक थे। इनके द्वारा पोषक तत्व तो मिल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? कि इसकी वजह से हमें केमिकल या फिर रसायन मिल रहे थे, और इन रसायनों का क्या होता है बेटा, हमारी जो मृदा है उस मृदा पर लंबे समय पर जब उपयोग करते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव? बुरा प्रभाव। कोई उर्वरक है जो कैसा है हमारा, एसिडिक है, अम्लीय है। कोई उर्वरक हो सकता है कैसा है बेटा, क्षारीय है। तो उससे क्या होता है, मृदा की जो संरचना है वो बिगड़ती है। ओके। दूसरा, जब रसायन ही रसायन हम उपयोग करेंगे तो लास्ट में खाना किसको है, हमें ही तो खाना है ना। जो भी फसलें उपयोग कर रहे हैं कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा, पशु खाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होने लगा बेटा, जब उर्वरक उपयोग करें तो हमारे जो मनुष्य हैं या फिर हम बात करें हमारे जो पशु हैं, उनका जो स्वास्थ्य था उस स्वास्थ्य पर क्या पड़ने लगा बेटा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। कैसा प्रभाव पड़ने लगा? प्रतिकूल प्रभाव, या हम कह सकते हैं बुरा प्रभाव पड़ने लगा। तो इसीलिए फिर हमने सोचा, हमने जाना कि हमारे ऐसे कुछ जीव भी हैं जो हमारी मदद करते हैं, किसमें, हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। ओके। और जब उनको जीवित रूप में हमने उपयोग करा तो हमने उसे क्या कह दिया, जैव उर्वरक कह दिया। ओके। चलिए, अब जैव उर्वरक की डेफिनेशन हमने समझ ली, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हमारे लिए जो बड़ा काम है वो क्या है, इनका वर्गीकरण करना। कौन सा काम करना बेटा? इनका वर्गीकरण करना है। हमें समझना है कि जैव उर्वरक जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे बेटा, हमारे बायो फर्टिलाइजर या फिर हमारे जो जैव उर्वरक हैं उनके प्रकार की बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। ओके। चलिए, अब इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से, कि हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए, वो आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा कितनी है, जल्दी से बताएं, कितने हैं टोटल? 17 है, हम जानते हैं। ठीक है। उसके अंदर से हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कितने हैं? 3 है क्या, या 6 है? जरा सोच के बताएं, हमारे जो मुख्य पोषक तत्व है वो कितने हैं? 6 है बेटा। ठीक है। 3 है प्राथमिक और 3 कौन से हैं? द्वितीयक हैं। अच्छे से पता है ना ये चीज? तो चलिए, अब मुझे खुद ही बता दीजिए कि हमारे पौधे को उसकी बढ़वार के लिए, उसके जीवन काल में जो टोटल न्यूट्रिएंट सबसे पहले चाहिए वो कितने हैं? कितने हैं? 3 है। तभी तो हमने उसे क्या कहा है, प्राथमिक पोषक तत्व कहा है, क्योंकि वो जीवन काल में उन्हें सबसे पहले चाहिए। अगर ये तीनों पोषक तत्व आपने प्रदान नहीं किए तो आप चाहे जितने पोषक तत्व दे दें, हमारे पौधे को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 ऐसे उर्वरक हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका उपयोग पौधा अपने जीवन काल में सबसे पहले करता है। ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है बेटा, वो भी हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स के हैं, और उसमें से भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो हमारे 2 न्यूट्रिएंट है। एक कौन सा है? नाइट्रोजन के। कौन सा है बेटा? नाइट्रोजन के। और दूसरी हम बात करें तो किसके हैं? फास्फोरस के हैं। ठीक है। तो जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें 2 पोषक तत्वों के जैव उर्वरक देखने होंगे, समझने होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दे दे बेटा, आज आईसीआर, बीएचयू और जेट दे रहे हैं, कल को आप सुपरवाइजर, डबल या बैंक का एग्जाम देंगे, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनके वर्गीकरण की बात कर ले बेटा। चलिए, इनके वर्गीकरण को समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो जल्दी से उसको समझ ले क्या? ओके। उसको हम समझ लेते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? सहजीवन कहते हैं। क्या, कौन सा जीवन कहते हैं बेटा? सहजीवन, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिम्बायोसिस। इसको समझना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं समझा तो हमारे जैव उर्वरकों में हमें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ठीक है। चलिए,
कोई भी शब्द आपको समझना हो एग्रीकल्चर का तो हम सबसे अच्छा काम क्या करते हैं, उसका संधि विच्छेद। क्या करते हैं, मतलब दोनों शब्दों को अलग कर दो, जितना भी शब्द है वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं सहजीवन की। तो हमारे पास यहाँ पर कितने शब्द हैं, दो है। एक तो है सह और दूसरा कौन सा है, जीवन। ठीक है, अगर बात करें सह का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, साथ में। क्या मतलब है बेटा, साथ में। और जीवन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जीवन यापन करना। क्या मतलब है इसका, जीवन यापन करना। ठीक है, अब बताओ एक बात, अगर साथ में जीवन यापन करना है तो क्या एक जीव अकेला जीवन यापन कर सकता है क्या, नहीं। कितने जीव चाहिए, कम से कम दो जीव तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब हम सहजीवन की बात करते हैं, साथ में जीवन यापन करने की, तो हमें दो जीव चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा डेफिनेशन है सहजीवन की, वो हमसे क्या कहती है कि कोई भी हमारे दो जीव, ठीक है, दो जीवों का एक साथ जीवन काल पूर्ण करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी रुकने की जरूरत है, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपके बीच में से ही लेने की जरूरत है वो मैं देखना चाहूंगा। अगर आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा कि ये सही है या नहीं। अगर आप अपने मित्र के साथ रहते हैं, आपके रूममेट के साथ रहते हैं, ठीक है, तो उस समय पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं तो साथ में पढ़ाई भी करेंगे, है ना, करेंगे, साथ में खाना खाने भी जाएंगे, ठीक है, साथ में आप अपने कोचिंग, आपके कॉलेज जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर भी जाएंगे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच का जो संबंध अच्छा है, वो अच्छा कब हो सकता है बेटा, जब आप दोनों को एक दूसरे से क्या हो, फायदा हो। क्या हो, फायदा हो। अगर मान लिया आप पढ़ने बैठे हो और वो मस्ती करने लग जाए, ठीक है, या फिर आप तो कहते हो कि थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और वो कहे नहीं थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं पर, ठीक है, तो क्या आपके बीच में चीजें अच्छी रहेगी, नहीं, धीरे धीरे खराब होने लगेगी। या फिर आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े ही क्यूट हैं, बड़े से प्यारे हैं, और वो है हमेशा लड़ने वाला, क्या आप उसके साथ रह सकते हैं, सोच के बताएं, नहीं रह सकते। तो सहजीवन के लिए हमारे पास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि साथ में जीवन यापन तो करना है, लेकिन उसके लिए याद क्या करना है हमें, एक चीज कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है बेटा, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है, तभी दो जीव जो है वो साथ रह सकते हैं। अगर वो एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो साथ में रहना मुश्किल है। ठीक है, तो सहजीवन का मतलब क्या है, दो जीवों का साथ में रहना और उसके अंदर भी एक दूसरे को क्या करना, फायदा पहुंचाना। ठीक है, जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक पढ़कर आपको सुना दे, आप एक टॉपिक पढ़कर सुना दो, तो दोनों का क्या हुआ, फायदा हुआ। इसी प्रकार से जब हम हमारे जीवों की बात करेंगे, सूक्ष्म जीवों की, तो वहां पर सहजीवन का कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सहजीवन का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आएगा वो कुछ चार चीजों के लिए आएगा। ठीक है, कौन कौन सी है वो हम यहीं पर नाम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर वहां पर जैव उर्वरक के अंदर जैव उर्वरक की बात करेंगे। ठीक है, तो सहजीवन का कॉन्सेप्ट कहां कहां लागू होता है बेटा, एक तो लागू होता है लाइकेन में। कहां पर लागू होता है बेटा, लाइकेन में। दूसरा लागू होता है बेटा कहां पर, माइकोराइजा में। कहां पर होता है, माइकोराइजा में लागू होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो कहां लागू होता है बेटा, राइजोबियम में। कहां पर, राइजोबियम में लागू होता है। ठीक है, ये किसके साथ रहता है, दलहनी फसलों की जड़ों के साथ, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं उनके साथ रहेगा। ठीक है, एक अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो किसके साथ रहता है बेटा, हमारे एजोला के साथ। किसके साथ, एजोला। और एजोला किसके साथ सहजीवन में रहता है, जरा बताओ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। किसके, साइनोबैक्टीरिया। ये हमें डिटेल में पढ़ना है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एक तो राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया और एजोला, ये हमें डिटेल में बात करनी है। और लास्ट बात करें बेटा, तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है, एक हमारा कीट है, कौन सा है, दीमक, और इसके साथ कौन रहता है, ट्राइकोनिम्फा रहता है। कौन रहता है बेटा, ट्राइकोनिम्फा। तो पूरे एग्रीकल्चर में जहां तक आप पढ़ेंगे आपको सहजीवन के 5 जो उदाहरण है, 5 जो आपके एग्जाम्पल्स है वो देखने पड़ेंगे। एक तो होगा लाइकेन,
ठीक है, एक होगा माइकोराइजा, एक आएगा राइजोबियम और पल्स क्रॉप्स या जो पल्सेस हैं उनकी जड़ें, एक होगा अजोला और साइनोबैक्टीरिया, और लास्ट होगा बेटा आपका दीमक और ट्राइकोनिम्फा। ये 5 सहजीवन के हमारे सबसे अच्छे क्या है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सहजीवन में कोई डाउट है क्या? आप समझ में आ गया? तो अब वापिस चले हमारे जैव उर्वरकों की तरफ। ठीक है, अब जैव उर्वरक में जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो यहां पर हमारे पास वापस से 2 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं बेटा? 2 प्रकार। ठीक है, एक प्रकार तो है जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जहां पर हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो नाइट्रोजन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं बेटा? सहजीवन में रहकर कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? सहजीवन में रहकर हमें नाइट्रोजन जो है वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है, एक तो हो गया सहजीवन साथ में रहकर, एक अकेले अकेले रहेंगे तो क्या कहेंगे? बताओ, अकेले अकेले कोई रहता है तो उसको क्या कहेंगे? असहजीवन। ठीक है, उससे सिंपल शब्द हमारे पास है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र रूप से कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से वो क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्तरीकरण या नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे। ओके, अब यहां पर एक चीज और समझ ले बेटा, वो थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे पूरे पृथ्वी पर किस रूप में उपलब्ध है, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं? जरा बताएं, नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? गैस रूप में है ना। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है। तो किस रूप में है बेटा? गैस के रूप में है। अब इस गैस के रूप को क्या हमारा पौधा उपयोग कर सकता है क्या? सीधा बताना जरा। नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो गैस का रूप है वो पहले ऐसे रूप में आए जिसके अंदर हमारा पौधा उसको उपयोग कर सकता हो। ठीक है, तो वो जो हमारा रूप है वो किससे आता है बेटा? नाइट्रोजन के स्तरीकरण से आता है। किससे आता है बेटा? नाइट्रोजन के स्तरीकरण, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका मतलब क्या होता है? हमारे वायुमंडल से, हमारे जीवों से नाइट्रोजन जो है वो पौधे को फिक्स करके देना या फिर उसको एक अच्छे रूप में उपलब्ध कराना। ठीक है, यही बात हो गई। और अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस कहां पर उपलब्ध होता है? मुख्य रूप से बताएं, फास्फोरस का जो हमारा मेन सोर्स है वो क्या होता है? कहां पर मिलता है? चाहे हम बात करें हमारे जो वायुमंडल में है वहां मिल रहा है या मृदा में मिल रहा है? इतना सा बता दो। मृदा में मिल रहा है। ठीक है, और फास्फोरस की एक खास बात क्या होती है बेटा कि फास्फोरस मृदा में तो कैसा होता है? अचलित होता है। मतलब ये मृदा के अंदर फिक्स फॉर्म में रहता है, ये कहीं पर चल नहीं सकता, पौधे तक खुद नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या होती है कि फास्फोरस जो है उसको घुलनशील अवस्था में लाना। किस अवस्था में लाना बेटा? घुलनशील अवस्था में, ताकि वो हमारी मृदा में घुल जाए और घुलने के बाद कहां तक पहुंचे? हमारे पौधों तक पहुंचे। तो ये दोनों चीजें याद रखना। नाइट्रोजन का तो क्या होता है? स्तरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, और फास्फोरस जो है वो क्या होता है? घुलनशील अवस्था में होगा, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? सोल्यूबिलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे नाइट्रोजन के जितने भी जैव उर्वरक होंगे वो सभी क्या करेंगे? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करेंगे, फिक्सेशन, और फास्फोरस के जितने भी जैव उर्वरक हैं वो क्या करेंगे? उसको घुलनशील अवस्था में लेकर आएंगे। क्लियर है चीज? अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है आती हैं, उसकी बात कर लें। तो सहजीवन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है बेटा वो कौन सा है? राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। और राइजोबियम किसके साथ रहता है? ये आप अच्छे से जानते हैं। किसके साथ रहेगा बेटा? जो भी हमारी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरी हम बात करेंगे तो अभी हमने पीछे लिखा था बेटा, एक हमारा क्या है? एजोला है। कौन सा है बेटा? एजोला। और एजोला किसके साथ रहता है बेटा? साइनोबैक्टीरिया के साथ। किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात कर ले इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है क्या? तो तीसरा हमें यहां पर याद रखना है कि हमारे राइजोबियम, और इसके अलावा जब हमने बात करी किसकी? एजोला की, इसके अलावा भी हमारे पास बेटा यहां पर कौन रहता है?
हमारे सिंपल जो कह सकते हैं कौन रहेगा, बीजीए रहेगा। कौन रहेगा बेटा, बीजीए। ठीक है, ये हमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यहां पर बात करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास दो चीजें तो किसकी आ गई, सहजीवन की। अगर स्वतंत्र रूप की बात करें कि फ्री लिविंग में या फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट रूप में कौन रहता है, तो एक तो हमें याद रखना है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, एजेटोबैक्टर। कौन सा है बेटा, एजेटोबैक्टर। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है वो कौन सा है, एजोस्पिरुलम। कौन सा है बेटा, एजोस्पिरुलम। और तीसरी हम बात करें तो तीसरा हमारे पास कौन सा है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास क्या है, ऐसे एग्जाम्पल है जो किसके हैं, हमारे इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र रूप से हमारे नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक खास बात क्या करनी है बेटा, कि ये सभी के सभी क्या है। ओके, इन सब के बारे में बात करनी है, डिटेल में पढ़ना है, वो देखेंगे। पहले फास्फोरस हम देख लें। तो फास्फोरस की जब हम बात करते हैं तो हमने बात करी थी कि फास्फोरस के लिए जिसकी भी बात करेंगे वो सभी कैसे होंगे बेटा, इसका फिक्सेशन करेंगे। ओके, इसका सोल्यूबलाइजेशन करेंगे, है ना, फिक्सेशन नहीं सोल्यूबलाइजेशन। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास दो अलग अलग प्रकार हैं। ओके, एक तो कौन से हैं जो सहजीवन में रहेंगे, कौन से रहेंगे बेटा, सहजीवन में। और एक कौन से होंगे जो स्वतंत्र रूप से रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, स्वतंत्र रूप से। ओके, सहजीवन की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा आता है बेटा, माइकोराइजा। कौन सा आता है, माइकोराइजा, जो अभी हमने बात करी थी सहजीवन में, एग्जाम्पल था ना हमारे पास, है ना। और दूसरा हम माइकोराइजा को एक नाम दे सकते हैं, वो कहा जाता है वाम। क्या कहा जाता है बेटा, वाम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेसिकुलर एरबेस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, डिटेल में हमें वैसे भी बात करनी है, तब हम देखेंगे। ठीक है, और अगर बात करें स्वतंत्र रूप की, हमारे इंडिपेंडेंट रूप की, तो बेटा इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है। एक तो हमारे पास है सूडोमोनास। कौन सा है बेटा, सूडोमोनास। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी हम बात करें बेटा तो सूडोमोनास के साथ साथ एक हमारे पास है एस्परजिलस। कौन सी बेटा, एस्परजिलस। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो इसका बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास एक जो है बेटा वो हमारे पास है बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बेटा, बैसिलस। ठीक है, और लास्ट हम बात कर ले तो एक हमारे पास कौन सी बेटा, पेनिसिलिन, या फिर हम कह सकते हैं पेनिसिलिन कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार है, वो किस रूप में करेंगे, स्वतंत्र रूप से। और केवल एक है जो किस रूप में करेगा, सहजीवन के रूप में हमारे फास्फोरस को उपलब्ध कराएगा, किसको, हमारे पौधों को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सारे नाम आ चुके हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस को पौधों तक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब एक चीज यहाँ पर खास जो है वो हम देख ले बेटा, कि ये जो हमारी सारी की सारी चीजें लिखी है, इतने नाम तो हमने लिख लिए, लेकिन ये तो हमने देखा ही नहीं कि इसमें से कौन जीवाणु है, कौन कवक है, कौन दूसरी चीज है, नहीं देखा ना। तो एक बार उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा राइजोबैक्टीरिया, जो भी हमारी राइजोबियम है। ओके, राइजोबियम के लिए याद रखिए ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे एजोला के साथ कौन रह रहा है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। कौन रह रहा है, साइनोबैक्टीरिया। तो इसके नाम में ही क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। तो ये क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा। क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सहजीवन के अंदर दोनों जीव हमने जान लिए मेन। अगली बात करें एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरुलम, क्लोस्ट्रीडियम, तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, और यही से आपके लिए क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनता है एग्जाम के लिए, कि आपके ये जितने भी नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीव हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आपका बीजीए या साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया है सर। आपसे पूछ ले एजेटोबैक्टर क्या है, जीवाणु है, कवक है, वायरस है, फाइटोप्लाज्मा है, क्या है, तो जीवाणु है।
तो जितना भी नाइट्रोजन का स्तरीकरण हो रहा है वो सभी किसके द्वारा है बेटा, हमारे बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सेकंड बात करें हम किसके बारे में, फास्फोरस के अंदर, तो पहला कौन सा है बेटा, माइकोराइजा। कौन सा है, माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा जो है वो किससे बनता है बेटा, याद रखना, एक तो होती है कवक, और कवक के साथ सहजीवन में कौन रहता है, उच्च पादपों की जड़ें। किसकी जड़ें बेटा, उच्च पादपों की जड़ें। जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, जो हमारे पेड़ हैं या जो पौधे हम बाहर देख रहे हैं, इनकी जो जड़ें होती है उनके साथ कौन रहती है, कवक रहती है। ओके, और इसी से जुड़ा हुआ एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे बीएचयू ने पूछा था। उन्होंने कहा माइकोराइजा एक प्रकार का जीव है, और कौन सा जीव है, उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए। एक तो दिया आपको वहां पर कवक, एक दिया आपको जीवाणु या बैक्टीरिया, तीसरा आपको दे दिया ये एक वायरस है। ठीक है, चौथा आपको दे दिया उपरोक्त सभी दे दिया। ठीक है, या निम्न में से कोई नहीं दे दिया। तो बीएचयू ये पूछ चुका है, और हमारा आंसर क्या गया था बेटा, उसके अंदर कवक गया था। क्या गया था, कवक गया था। तो हमें तो इतना सा ध्यान रखना, माइकोराइजा किसका सहजीवन है, कवक और उच्च पादपों की जड़ों का। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे कवक कहेंगे, कि ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा, कवक होती है। कोई डाउट इसके अंदर नहीं। चलिए फिर बात करें इसके अंदर हमारे जो स्वतंत्र रूप से फास्फोरस को घुलनशील करने वाले हमारे जैव उर्वरक, उसके अंदर हम बात करें सबसे पहले किसकी, सूडोमोनास की। तो सूडोमोनास क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया। फिर एस्परजिलस की बात करें तो ये क्या होती है, एक फंजाई होती है। क्या होती है बेटा, फंजाई या कवक है। ठीक है, फिर बात करें बैसिलस की, तो बैसिलस भी क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया या जीवाणु है। और लास्ट बात करें पेनिसिलिन की या पेनिसिलियम की, तो ये क्या है, हमारी एक फंजाई है। क्या है बेटा, फंजाई। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से का घुलनशील अवस्था में लेकर आए, उसमें से 2 तो बैक्टीरिया है और 2 क्या है, हमारी फंजाई होती है। क्लियर है चीज, कोई डाउट रहा इसके अंदर? अब नाम तो समझ में आ गए, इन सबके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीजें जो है वो अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये जो हमारे नाइट्रोजन के 5 फर्टिलाइजर है ये किस प्रकार से हमारे जीवों तक, हमारे पौधों तक इस नाइट्रोजन को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा इसके अंदर बात करने वाले हैं किसकी, हमारे जो राइजोबियम के बारे में, या फिर जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के द्वारा हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अंदर राइजोबियम से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें जरूरत इस चीज की है कि हमें इस टॉपिक को इतने अच्छे से, इतने डीपली पढ़ लेना है कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं जाए, है ना। यही हमारे लिए सबसे सही है। हो सकता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, तब क्या करेंगे, हर बार पूछता है कि राइजोबियम किसकी जड़ों के साथ रहता है, तो हम जानते हैं दलहनी फसलों की जड़ों के साथ रहता है। ठीक है, अब इन्होंने इस बार चेंज करके अगर पूछ लिया कि राइजोबियम में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तब क्या करोगे? अब बताओ, आंसर है क्या हमारे पास? अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो वो कौन सा है बेटा, लैग हीमोग्लोबिन है। कौन सा है, लैग हीमोग्लोबिन। ओके, अगर ये भी नहीं पूछा और ये पूछ लिया राइजोबियम की खोज किसने करी थी, आप तो यही बता दो, फिर क्या करेंगे? तो हमारे लिए क्या हुआ बेटा, ये हमारे लिए वापस दिक्कत वाली बात आ गई। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक को पूरा ही समझ लेते हैं, उसके बाहर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट हमारा जो जैव उर्वरक है नाइट्रोजन का, जिसका नाम हमने क्या रखा है, राइजोबियम रखा है। क्या नाम रखा है बेटा, राइजोबियम रखा है। ठीक है, अब पहली चीज तो ये कि राइजोबियम का क्या मतलब है वो तो समझ ले। ओके, राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया को नाम दिया गया है, मतलब इस नाम का कोई मतलब होगा। ठीक है, जैसे आपका नाम है तो आपके नाम का कोई ना कोई मतलब तो होगा ना बेटा। ठीक है, इसी तरह राइजोबियम का भी मतलब है। राइजोबियम को हम जब देखें तो इसके अंदर 2 शब्द हमारे पास है, एक तो है राइजो और एक कौन सा है, बियम। ठीक है, ये 2 शब्द आ गए। राइजो का मतलब क्या होता है बेटा, जड़ होता है। क्या होता है, जड़। ठीक है, और बियम का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं जीव होता है। क्या होता है, जीव। तो हम कह सकते हैं कि जो राइजोबियम है वो क्या चीज है, एक ऐसा बैक्टीरिया या एक ऐसा जीव है जो कहां पर रहता है बेटा, हमारे जड़ों के साथ रहता है। कहां रहता है, जड़ों के साथ। तो जड़ों के साथ रहने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम। ठीक है, जड़ों के साथ रहने वाली कवक कौन सी है,
अभी हमने बात करी थी माइकोराइजा, ठीक है, वहां पर हम आगे बात करेंगे। तो राइजोबियम का मतलब समझ लिया, जड़ों के साथ रहने वाला एक बैक्टीरिया होता है, सिंपल सा चीज है। सेकंड हम बात करें बेटा कि इसकी खोज जो है वो किसने करी थी। सबसे पहले हमें यही चीज ध्यान रखनी है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी है, हमें ये तो बताओ। तो हमारे इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कहां जाता है, वायरस तक जाता है। कहां तक, वायरस तक। तो आप खुद ही बता दीजिए वायरस की खोज किसने करी, किसने करी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौन सा है, बेंजरिक है जिसने वायरस की खोज करी, जिसको हम पादप विषाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है। तो वही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने राइजोबियम की भी खोज करी। क्या नाम है, बेंजरिक कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, बेंजरिक उनका पूरा नाम है, बेंजरिक नहीं है, क्या नाम है, बेंजरिक, ठीक है। तो बेंजरिक नाम के इस वैज्ञानिक ने खोज किसकी करी थी, राइजोबियम की खोज करी थी, ठीक है। अब राइजोबियम की खोज करके उन्होंने तो ये समझा कि मेरा कार्य पूरा हो गया, उन्होंने जड़ों के साथ रहने वाले जीवाणु की खोज कर ली और उनका काम खत्म हुआ। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं लगा अभी तक कि ये राइजोबियम किस तरह से हमारे जो जड़ें हैं उन जड़ों के साथ रहकर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिन्होंने किसका पता लगाया बेटा, नाइट्रोजन स्तरीकरण का पता लगाया। किसका पता लगाया, नाइट्रोजन स्तरीकरण या हम कहें नाइट्रोजन फिक्सेशन का उन्होंने पता लगाया, जिनका नाम क्या है, विनोग्रेडस्की। क्या नाम है बेटा, विनोग्रेडस्की नाम के जो साइंटिस्ट थे वो आए और उन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन स्तरीकरण का पता लगाया कि हमारे जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन मिल कैसे रही है। उन्होंने ये बताया कि हमारे जो जीव हैं उन जीवों के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है ना, ठीक है। तो उस डीएनए आरएनए से किस प्रकार टूटने के बाद क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल बनेंगे। प्रोटीन के टूटने से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। फिर उस अमीनो अम्ल से किस तरह से अमोनियम जो हमारा आयन है वो बनता है, फिर उससे नाइट्राइट कैसे बनता है, नाइट्रेट कैसे बनता है, और हमारा पौधा फिर नाइट्रेट रूप को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जानते हैं ना हम ये तो कि हमारा पौधा किस रूप में नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रेट रूप में, मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी धान की फसल की बात करो तो वो किस रूप में लेता है, अमोनियम रूप में लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो विनोग्रेडस्की नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हमें सबसे पहले बताया किसके बारे में, नाइट्रोजन स्तरीकरण के बारे में। और इसकी जो खोज है वो किसने करी बेटा, बेंजरिक ने करी थी। कोई डाउट रहा इसके अंदर, खोज कंप्लीट कर ली हमने, कोई वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। आज तक बड़े से बड़े एग्जाम में भी ये चीज नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखने दोनों वैज्ञानिकों के, ठीक है। फिर जब इसकी खोज हो गई और बेंजरिक साहब से पूछा गया कि अरे सर आपने क्या खोज करी, हमें तो बताओ, क्योंकि पढ़ना तो हमें है, जेट का एग्जाम तो हमको देना है, आईसीआर हमें देना है, आपको थोड़ी देना है ना। तो उन्होंने कहा कि इसकी कुछ चीजें हैं वो आप जान लीजिए। पहली चीज तो क्या है कि ये सबसे पहले क्या है, एक जीवाणु है। क्या है बेटा, जीवाणु है, ठीक है। अब इसने कहा कि जीवाणु है, तो हमने कहा जीवाणु तो ठीक है, लेकिन कैसा जीवाणु है ये तो बताओ। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो जीवाणु है वो कैसा है, रॉड शेप्ड है। कैसा है बेटा, रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड तो देखिए है ना, सरिया देखा है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रॉड शेप को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, दंडाकार कहते हैं। कैसा कहते हैं, दंडाकार। मतलब इसका जो आकार है वो कैसा है, हमारे सरिये की तरह या हमारे रॉड की तरह है, लंबा है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसकी जो आकृति है वो बना सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह से ये बना हुआ एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसकी शेप इस तरह से होगी, एक ट्यूब की तरह। फिर हमने कहा और कुछ बताओ, तो इन्होंने हमसे कहा कि इसके बाद एक और चीज जान लो, ये कैसा है, एकल कशाभिक है। कैसा है बेटा, एकल कशाभिक होता है, ठीक है। एकल कशाभिक का नाम मतलब क्या होता है बेटा, मोनोट्राइकस। क्या मतलब है, मोनोट्राइकस, जिसका मतलब इसके शरीर के एक सिरे पर एक फ्लैजिला होगा। क्या होगा बेटा, एक फ्लैजिला होगा, तो एक फ्लैजिला इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर ये भी तो आपने सही बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जीवाणुओं का वर्गीकरण दिया था। याद आया क्या कुछ, किसने दिया था, सोच के बताओ। एक आप चलाते हैं इंस्टाग्राम, चलाते ना इंस्टाग्राम, है ना। फिर उसके बाद आप
दुकान पर जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं 250 ग्राम, ठीक है। उसी से याद रखना जीवाणुओं का वर्गीकरण किसने दिया था, HC ग्राम ने दिया था। किसने दिया था, HC ग्राम ने दिया था, ठीक है। जीवाणु का वर्गीकरण किसने दिया, HC ग्राम ने। और HC ग्राम ने क्या कहा कि ये जो हमारा जीवाणु है वो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पादप रोग करने वाले जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब इसकी वजह से हमारे पादपों में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। कोई रोग उत्पन्न हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये तो और फायदा पहुंचा रहा है उसको। तो इसीलिए बेटा ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ हमने और चीजें पूछी तो उन्होंने हमें एक चीज फ्री में और बता दी। उन्होंने कहा कि इसको भी जान लो, नहीं तो एग्जाम में कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि ये कैसा है, एक वायवीय जीवाणु है। कैसा जीवाणु है बेटा, एक वायवीय जीवाणु होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, ये हमारा कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है। मतलब इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, बताओ। एरोबिक या फिर वायवीय जीवाणु का मतलब क्या हुआ, क्या चाहिए इसको, अरे ऑक्सीजन चाहिए। हम भी कैसे हैं, वायवीय हो या अवायवीय हो, तुम सब वायवीय हो ना, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर और कुछ बातें बता दीजिए, हमें हेल्प हो जाएगी थोड़ी। तो इन्होंने कहा एक चीज और जान लो, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कौन सा है, लैग हीमोग्लोबिन है। कौन सा है बेटा, लैग हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब बात करें ये लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी तक कई वैज्ञानिक ढूंढ ही रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, हम हीमोग्लोबिन हमारे अंदर जानते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन क्या काम करता है जरा बताना, रक्त का थक्का बनने से बचाता है, प्रतिरोधकता भी नहीं। उसका मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, हमारा जो दिल है उस दिल से लेकर हमारे जो अंग है उन सभी तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है बेटा, ऑक्सीजन। ये किसका काम है, हीमोग्लोबिन का हमारे अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, लैग हीमोग्लोबिन की, किसकी बात करते हैं, लैग हीमोग्लोबिन। तो ये लैग हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी करता है। क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी करता है, ये ऑक्सीजन को बढ़ाता नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं सर ये प्रोटीन तो ऑक्सीजन की कमी कर देगा, तो बेचारा हमारा बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा। बात आई है नहीं आई मन में, आई क्या, तो आई। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम अभी आगे देखेंगे, एक बार इसके लिए और चीजें वो हम देख लें, ठीक है। फिर हम बात कर लें कि ये और क्या करता है सर, हमें ये भी बता दो। तो ये क्या करता है, जो हमारी दलहनी फसलें हैं, कौन सी फसलें बेटा, दलहनी फसलें, उनकी जो होती है जड़ें, ठीक है, उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, उन जड़ों में क्या करता है, गांठें बनाता है, या हम कह सकते हैं ग्रंथियां बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ग्रंथियां या फिर गांठें बनाने का काम जो है वो करता है, ठीक है। और वहीं पर रहता है, वहीं पर रहकर अपना पूरा जीवन यापन कर लेता है, ठीक है। उसके साथ हमने पूछा कि सर ये जो नाइट्रोजन स्तरीकरण कर रहा है, ठीक है, इसके लिए प्रोटीन बता दिया आपने। इसके साथ साथ हमें यह भी बता दो कि ऐसी कौन सी चीज इसके डीएनए में है जिसकी वजह से नाइट्रोजन स्तरीकरण करता है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर किसी भी गुण को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है, एक जीन होता है। क्या होता है बेटा, जीन। तो हमने पूछा कि इसके अंदर कौन सा जीन है, तो इन्होंने कहा इसके अंदर एक जीन है जिसको हम क्या कहते हैं, निफ जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, निफ जीन, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे आपके चावल के अंदर, आपके राइस के अंदर जो बोनेपन के लिए हमारा जीन उत्तरदायी था वो कौन सा था, वेरी गुड, कौन सा था, डीजीओवू जीन, ठीक है। दूसरी हमने बात करी कि सर गेहूं के अंदर कौन सा था, गेहूं में भी तो बोनापन लेकर आए, कौन सा था, नोरिन 10 था। उसी तरह से नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा जीन है, तो वो कौन सा जीन है बेटा, निफ जीन है। कौन सा जीन है, निफ जीन। तो इसी से याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस जीवाणु के लिए हमें याद रखने वो सारे हमारे सामने है बेटा, कि इसका आकार कैसा है, रॉड शेप्ड, इसके अंदर
जो फ्लैजिला मिल रहा है वो कितना मिलेगा, केवल 1 मिलेगा, तो एकल कशाभिक कहा। HC ग्राम ने कहा ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रकार का जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, या फिर दोनों प्रकार का है। ठीक है, और अगला जो है वो हो सकता है आपसे पूछ ले ये वायवीय जीवाणु है या नहीं है, तो वायवीय है। प्रोटीन कौन सा है, लैग हीमोग्लोबिन। रहता कहां पर है, दलहनी फसलों की जड़ों में। और लास्ट इसके लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, तो वो कौन सा है बेटा, निफ जीन है। ठीक है, अब ये तो हमारे क्या है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल से। ठीक है, एग्जामिनर अब जो क्वेश्चन पूछने लगे वो थोड़े से डिफिकल्ट है। आप जानते होंगे पिछले 2 सालों से आईसीआर ने अपना पैटर्न बदल दिया है। आईसीआर अब हमसे क्या पूछता है कि दिए गए इन सभी वाक्यों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही चीज पूछता है ना आजकल। ठीक है, तो पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ बेटा हमारा 2021 में जो एग्जाम निकल चुका है, उसमें बच्चों ने ये चीज जो है सबसे ज्यादा नोटिस करी कि हमको क्वेश्चन देता है सिंपल सा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या फिर ये पूछ लेता है कि राइजोबियम के लिए कौन सी चीज सही आ गई। आपको 4 लाइनें दे देगा पढ़ने के लिए और आपको उनमें से जानना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तक आपको इन सब की नॉलेज नहीं होगी क्या आप पता लगा सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है बेटा। जब तक आपको इन सभी के बारे में अच्छे से नहीं पता कि ये क्या चीज है, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है बेटा यहां से, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन फ्रेम होता है निम्न में से राइजोबियम के लिए गलत कथन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन दे दिया इसका आकार दंडाकार होता है। ठीक है, दूसरा आपको दे दिया यह एक वायवीय जीवाणु है। तीसरा ऑप्शन दे दिया इसमें लैग हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और चौथा आपको दे दिया यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो गलत कौन सा हो गया बताओ अब? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सर, ये गलत है। तो आपका आंसर आया नहीं आया? आ गया ना। तो अगर ये चीज हम पहले से ध्यान नहीं रखे, याद नहीं रखे, तो क्या आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमारे टॉपिक्स जो भी पढ़ेंगे, हम लाइव क्लास में पढ़े, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो सभी इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आप चाहे आईसीआर का एग्जाम दे दे बेटा, आप चाहे आपका बीएचयू का दे दे, आप चाहे जेड का दे, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सही है ना हमारी अप्रोच एकदम? ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करें एक अगली इंपॉर्टेंट चीज। हमने अभी बात करी कि ये जो लैग हीमोग्लोबिन था, कौन था बेटा? लैग हीमोग्लोबिन, ये क्या है हमारा? एक प्रोटीन है। क्या है बेटा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन का कार्य जो है वो राइजोबियम में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी करना। किसकी कमी करना बेटा? ऑक्सीजन की कमी करना, है ना। ये चीज हमने देख ली। दूसरी एक चीज और याद रखना, ये लैग हीमोग्लोबिन जो है इसकी वजह से एक वर्णक बनता है। क्या बनता है बेटा? वर्णक, मतलब एक पिगमेंट। ठीक है, उसका कलर होता है। ठीक है, पिगमेंट। ओके, तो हमारे हीमोग्लोबिन का पिगमेंट या कलर कैसा होता है? नीला होता है क्या? हमारा खून किस रंग का है? लाल है क्या? तो इसीलिए कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन जब हम लैग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उसका रंग कैसा होता है बेटा? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। ठीक है, तो आपको अगर पूछ ले लैग हीमोग्लोबिन से बनने वाले वर्णक का रंग होता है लाल, नीला, पीला या गुलाबी, तो कैसा होगा? गुलाबी होगा, पिंक कलर बनता है। ठीक है, अब हमने ये तो यहां पर बात कर ली। अब ये तो समझा ही नहीं कि सर ये ऑक्सीजन कम कर रहा है, फिर ये जिंदा कैसे रहा? ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है इसको समझने के लिए कि अगर हमारा वातावरण आसपास का जो है, हमारे जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, हम जानते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप किसी जगह पर जाते हैं, वहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या आप उसमें से ऑक्सीजन छान कर ले लेते हैं क्या? सोच के बताओ। नहीं ले पाते, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। तो इसी हमारे राइजोबियम के पास भी ऐसी कोई क्षमता नहीं होती, वो भी ऐसा कुछ उपयोग नहीं कर सकता। तो जब ये राइजोबियम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, किसका उपयोग करेगा बेटा? ऑक्सीजन का, तो क्या ये नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकता है क्या? सोच के बताओ। कर सकता है? कैसे करेगा बेटा? इसको तो नाइट्रोजन मिल ही नहीं रही, फिर कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये क्या करता है हमारा लैग हीमोग्लोबिन? ये ऑक्सीजन के स्थान पर, ठीक है,
ऑक्सीजन के स्थान पर क्या करता है, इसको नाइट्रोजन देता है। क्या देता है बेटा, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन को वहां से लेकर चला जाता है। तो अब हमारे राइजोबियम को क्या मिलेगा, केवल नाइट्रोजन मिलेगा। क्योंकि अगर आप वातावरण की बात करें या मृदा की भी बात करें तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन कितना है, 78% है, जितना वातावरण में है उतना ही उपलब्ध है। ओके, अगर आपने ऑक्सीजन हटा दी तो क्या बच गया, नाइट्रोजन। तो इसीलिए हमारा जो राइजोबियम है वो ऑक्सीजन के स्थान पर क्या लेने लगता है, नाइट्रोजन लेने लगता है, और फिर वो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ठीक है, यही कारण है। अगर आप माने कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना है, ओके, हमारे खून के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लगभग 20 गुना एफिनिटी होती है, मतलब 20 गुना ज्यादा ताकत से हीमोग्लोबिन उसको खींच सकता है। तो किसी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है तो क्या आप ऑक्सीजन अलग से ले पाओगे, नहीं। तो उसी तरह हमारा जो ये जीवाणु है उसको ऑक्सीजन नहीं दी लिया हीमोग्लोबिन ने, वो वहां से लेकर चला गया, तो उसको क्या मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करना क्या करता है बेटा, स्टार्ट करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए हमको याद करना है बेटा, वो बात करनी है। ओके, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो हमारा जीवाणु है वो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ रहकर क्या करता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। अब दलहनी फसल क्या कोई एक है क्या, जरा बताओ, एक है क्या कोई दलहनी फसल, नहीं, बहुत सारी दलहनी फसलें हैं। तो बहुत सारी दलहनी फसलों के लिए हम बात करते हैं बेटा, एक तरफ तो किसकी, फसल की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, राइजोबियम की प्रजाति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, राइजोबियम की प्रजाति की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने नाम लिखा राइजोबियम, क्या लिखा बेटा, राइजोबियम लिखा, तो क्या ये इसकी प्रजाति है क्या, क्या ये इसकी प्रजाति है क्या बेटा, नहीं है, ये क्या है, इसकी जाति है। ठीक है, इसका नाम है केवल राइजोबियम, प्रजाति इसके पीछे लगेगी। जैसे आप मेंजीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो मेंजीफेरा क्या है, उसका जाति है, उसका जीनस है, और उसकी जो स्पीशीज है वो क्या है, इंडिका। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, केवल राइजोबियम, तो ये उसकी हमारी प्रजाति नहीं है। ओके, प्रजातियां जो है वो किसके आधार पर इसकी हमें उपयोग करनी है बेटा, फसल के आधार पर करनी है। किसके आधार पर, फसल के आधार पर। ठीक है, कुछ फसलों की हम बात कर लें। एक तो हमको यहाँ पर बात करनी है किसकी, सोयाबीन की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, सोयाबीन। क्या ये दलहनी फसल है क्या, क्या दलहनी फसल है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। लेकिन अगर दलहनी के साथ आपको तिलहनी दे दे तब क्या करोगे, तिलहनी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोयाबीन की दाल उपयोग नहीं करते, क्या उपयोग करते हैं, तेल उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम बात करें, दूसरी हमारी एक फसल है बेटा, कौन सी, रिज का, कौन सी है, रिज का, जिसको हम क्या कहते हैं, लूसर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लूसर्न। ठीक है, एक हमें यहां पर इसी के साथ याद रखनी है, कौन सी, मेथी। कौन सी याद करनी है बेटा, मेथी। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें एक और याद करनी है, कौन सी है बेटा, सेंजी है। कौन सी है, सेंजी। ये तीन फसलें एक साथ आएगी, इसकी ट्रिक है हमारे पास, याद कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे अभी, ध्यान से देखिएगा। तीसरी हम बात करें, हमारे पास जो अगली फसल है बेटा वो कौन सी है, बरसीम है। कौन सी है, बरसीम। ठीक है, एक हमें यहां पर बात करनी है किसके बारे में, हमारे मूंगफली के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा, मूंगफली के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, हमारे जो चवला, या फिर हम बात करें मूंग हो गया। ठीक है, ओके, कौन सा हो बेटा, मूंग है, या फिर मोठ है, या फिर उड़द है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, यहां पर इसकी प्रजातियां हमें याद रखनी है। ठीक है, पहली हमें क्या याद रखनी है बेटा, नाम हम क्या लिखेंगे, राइजोबियम। क्या लिखेंगे, राइजोबियम। अब उसके आगे इसकी प्रजाति की ही तो बात करनी है और कुछ नहीं करना। तो सभी के अंदर क्या आएगा बेटा, राइजोबियम आएगा। क्या आएगा, राइजोबियम। ठीक है, सोयाबीन की बात करें तो इसमें कौन सा राइजोबियम है बेटा, जैपोनिकम है। कौन सा है, जैपोनिकम। तो राइजोबियम जैपोनिकम जो प्रजाति है वो किसमें उपयोग करते हैं, सोयाबीन में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर है बेटा, चीन में है। कहां पर है, चीन में। और राइजोबियम उपयोग करते हैं वो कहां का है, जापान का है। कहां का है, जापान का। जैपोनिकम देखो जरा, जापान जैसा लग रहा है क्या, है ना।
तो जैपोनिकम से क्या याद रखना, जापान याद रखना है, ठीक है। तो राइजोबियम कौन सा यूज करते हैं, जापान वाला याद करते हैं। तो सोयाबीन आई चीन से और राइजोबियम कौन सा है, जापान वाला है। कौन सा है बेटा, जापान वाला, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा कौन से, हमारी 3 फसलें रिजका, मेथी और सेंजी, ठीक है। इन फसलों में अगर बात करें तो आपको एक नाम याद रखना है केवल, कौन सा, सेंजी, ठीक है। सेंजी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जरा सोच के बताएं अगर पता है। सेंजी को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, सेंजी पता है बस, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, नाम ही पहली बार सुना है। क्यों, ऐसा तो बुरा नाम है नहीं जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं, ये जो है वो कई बार हमसे पूछा हुआ है। ओके चलिए, इसके अंदर हम बात करें सेंजी की, तो इसका जो नाम है बेटा वो क्या होता है, मेली लोटस होता है, ठीक है। इसको हम अलग लिख दें, ठीक है। सेंजी का नाम क्या है, मेली लोटस। क्या नाम है, लोटस का मतलब क्या होता है, कमल होता है ना, ठीक है। तो इसी से याद रखना, ये सेंजी क्या होती है, मेली लोटस होती है। क्या होती है, मेली लोटस, ठीक है। तो रिजका, मेथी और सेंजी, इनके अंदर राइजोबियम की जो प्रजाति उपयोग होती है बेटा वो कौन सी है, मेली लोटी। कौन सी है, मेली लोटी, ठीक है। सिर्फ एक नाम याद करके याद रख सकते हैं ना, ठीक है। अब मेली लोटी किसके अंदर उपयोग होगी, अगर याद रखना है तो क्या याद रखेंगे बेटा, रमेश याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, रमेश। अब सर इससे कैसे होगा, तो रिजका को र से लिख दो, मेथी को म से लिख दो और सेंजी को स से लिख दो, हो गया ना, सिंपल सा है। तो रमेश के अंदर किसको उपयोग करेंगे बेटा, मेली लोटी को उपयोग करेंगे। किसको करेंगे, मेली लोटी को, ठीक है। फिर बात करें अगला हमारे पास जो है वो कौन सा है बेटा, बरसीम है। कौन सा है, बरसीम। बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोच के बताओ, इसके नाम में ही इसकी प्रजाति छुपी है, इसीलिए पूछ रहा हूं, नाम बताएं जल्दी से, क्या नाम है इसका। हाँ ठीक है, प्रजाति याद आ गई, नाम याद नहीं आया, तो नाम देख लेते बेटा, कौन सा है इसका नाम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। क्या नाम है इसका, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ठीक है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम किसका नाम है बेटा, बरसीम का। किसका नाम है, बरसीम का। तो इसी नाम से इसका राइजोबियम है बेटा, क्या नाम है, राइजोबियम ट्राइफोली। क्या नाम है इसका, राइजोबियम ट्राइफोली, ठीक है। हो गई चीज क्लियर। आपको बस एक चीज याद रखनी है, एग्जाम में हम गलती कहां पर करते हैं वो सुन लो। रिजका और बरसीम दोनों का उपयोग कहां होता है पता है, इसकी दाल बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, क्या करते हैं, चारा बनाते हैं। और खाता कौन है, पशु खाते हैं, हम नहीं खाते, ठीक है। तो इसका चारा बनाया जाता है बेटा, चारे के रूप में उपयोग करते हैं। रिजका और बरसीम दोनों की दोनों कौन से कुल की फसल है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की फसल, ठीक है। दोनों फसल एक ही कुल की, दोनों का उपयोग भी एक, पर दोनों के अंदर राइजोबियम की प्रजाति अलग अलग आएगी, ये चीज याद रखनी है। और एग्जाम में हम कंफ्यूज यही होते हैं कि सर अब राइजोबियम जो है वो बरसीम में कौन सा करें, रिजका में कौन सा करें। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सीधा सीधा याद रखना बरसीम का वैज्ञानिक नाम। क्या याद रखना है, क्या नाम है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। क्या नाम है बेटा, तो उसके अंदर कौन सी राइजोबियम की प्रजाति है, राइजोबियम ट्राइफोली। कौन सी है, और दूसरी बच गई हमारी मेली लोटी, वो रिजका में कर दो, ठीक है। वो हमने याद कर लिया। रमेश के अंदर कौन सी आएगी बेटा, मेली लोटी आएगी। कौन सी आएगी बेटा, मेली लोटी, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, मूंगफली को हम नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेंगे, अभी यहां रहने दें, ठीक है। चवला है, मूंग, मोट, उड़द, इन सब के अंदर जो हम उपयोग करते हैं बेटा वो कौन सी है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। कौन सी है, लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का उपयोग किसके अंदर करेंगे, चवला, मूंग, मोट, उड़द, ठीक है, इन सब के अंदर इसमें उपयोग किया जाता है। इसके साथ आप चना भी लिख सकते हो, चने में भी इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर बात कर ले बेटा, एक हमारे पास कौन सी आ गई इसके अंदर, मूंगफली। कौन सी आ गई, मूंगफली। मूंगफली के लिए जो है वो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, ब्रेडी राइजोबियम का यूज करते हैं। किसका करते हैं बेटा, ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है मूंगफली के साथ और कौन है, सोयाबीन भी है। कौन है बेटा, सोयाबीन भी, ठीक है।
तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो फ्रेम होता है कि अगर सोयाबीन में आपको राइजोबियम नहीं दिया तो क्या करोगे, ब्रेडी राइजोबियम। क्या करोगे, ब्रेडी राइजोबियम। इसके अलावा ब्रेडी राइजोबियम का मुख्य उपयोग किसमें होता है, मूंगफली में होता है। किसके अंदर, मूंगफली में। अब सर आपने सब जगह तो राइजोबियम लिखा, यहाँ ब्रेडी राइजोबियम लिख दिया, अब इसे कौन समझाएगा। तो इसके लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन याद रखनी। कितनी लाइन, एक लाइन। एक लाइन क्या कहती है हमसे कि धीमी गति से नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाला जीवाणु। कैसा बेटा, धीमी गति से नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाला जीवाणु, नाम क्या है उसका, ब्रेडी राइजोबियम। क्या नाम है, ब्रेडी राइजोबियम। बस एक चीज ये याद रख लेना, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा धीमी गति से नाइट्रोजन का स्तरीकरण कौन करता है, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम। क्या करेंगे, ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है बेटा, समझ में आया आज का टॉपिक। ओके, क्लास अच्छी लगी, ओके तो बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ वापस हम कल वापस लाइव आपको क्लास में वापस मिलेंगे। हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं सारी बात करेंगे कि राइजोबियम से बीज उपचार कैसे करते हैं, राइजोबियम से बीजोपचार के लिए 1 किलो के लिए कितनी राइजोबियम की मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर हम बीजीए की बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया, अजोला की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम फास्फोरस के जो जैव उर्वरक हैं उनकी बात करेंगे। तो कल की क्लास में मिस नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए वापस से मिलेंगे हम कल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।